जब लोगों ने एक राय दी तो मुझे नहीं समझ आई कि उस राय को रद्द करके हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें हमने उन लोगों को चुन चुन के बिठा दिया जो अदालतों को मतलूब थे या जिन पे अदालतों में मुकदमा चल रहे थे या माजी में जिनके ऊपर करप्शन के इल्जामात लगे थे। तो उन्होंने कैसे डिलीवर करना था। आज पाकिस्तान के ऊपर कर्जे इतने बढ़ गए हैं कि 25 से 30 बिलियन डॉलर हमें सालाना चाहिए उन कर्जों को मैनेज करने के लिए। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो नीचे से नीचे आ रही है, इंपोर्ट ऊपर चल जा रही है, हमारे कारखाने बंद हो रहे हैं, हमारे जो सनतकार हैं वो कहीं और जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अवाम हमारी बेहाल हुई हुई है, कई अरबों की गाड़ियां लोगों के लिए खरीदी जा रही है। तो ये सिस्टम तो कोलैप्स कर गया। एक FIR कट चुकी है। अच्छा, जिमनियां लिखी जा रही हैं, जिमनियों में करप्शन, नाअहली, लूट मार और क्या नाम है कौमी वसाइल का बेजा इस्तेमाल और ज़ाती नमूदो नुमाइश, ये सब चीज़ें उसमें लिखी जा रही हैं। अच्छा, उसकी बेचैनी अब आपको नज़र आनी शुरू हो गई है। कहीं ख्वाजा आसिफ बोलेंगे, कहीं राना सनाउल्लाह बोलेंगे, अभी कुछ और लोग भी बोलेंगे, लेकिन इसमें आप देखिएगा पीपल्स पार्टी बिल्कुल शांत रहेगी। अवाम को इसमें कुछ नहीं मिलेगा। अवाम को तभी मिलेगा जब आप अवाम के मैंडेट का एहतराम करेंगे, और अवाम के मैंडेट का एहतराम यह है कि कोई ऐसा निज़ाम काबिल कबूल नहीं होना चाहिए जो अवाम की मर्जी के बगैर आए। बहावलनगर, बहावलपुर, रहम यार खान, 3 ज़िले हैं। पूरे पंजाब के ज़िलों में इजाफा हो गया, डबल हो गए, लेकिन वो 3 के 3 ज़िले 55 साल से चल रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि जी 4 चीफ मिनिस्टर से आपको डील करना पड़ता है, तो आप उनकी जगह 8 कर लें, 16 कर लें। तो मसला ये है कि मामला तो जूं का तू रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। सिस्टम को रीसेट करने के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयानात ने पूरे मुल्क की सियासी फ़ज़ा में हलचल मचा दी है। नाज़रीन, वफाकी काबीना में शामिल मज़ीद 3 वज़रा अलीम खान साहब, मुस्तफ़ा कमाल और जाम कमाल भी नए सूबों की हिमायत में मैदान में आ गए हैं, जबकि DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी कहा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान उनकी ज़ाती राय है, ताहम गुड गवर्नेंस के बगैर आपके मामलात हल नहीं हो सकते। ऐसे में सवाल ये उठता है कि निज़ाम की तब्दीली से मुराद आखिर है क्या, कि पूरा का पूरा आईनी ढांचा तब्दील करने पर बातचीत हो रही है, और क्या ये तब्दीली अवामी रेफरेंडम के जरिए आएगी या फिर आईनी तरमीम का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। इसके अलावा क्या नए इंतजामी यूनिट्स बढ़ने से गवर्नेंस के दरीना मसाइल वाकई कम हो सकेंगे या ये महज एक नया सियासी तजुर्बा साबित होगा। इस पर हम अपने माहिरीन से तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो दूसरा दौर है आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का, वो कल मुजफ्फराबाद डिवीज़न और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर कल वोटिंग होने जा रही है। मगर पहले मरहले में पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग पर धांधली के इल्ज़ामात ने माहौल को खासा कशीदा कर दिया है। पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्ज़ामात और सिस्टम रीसेट की बातों ने हुकूमत की बेचैनी में खासा इजाफा किया। ऐसे में JUI और PTI भी हुकूमत को टफ टाइम देने के मूड में हमें नजर आ रही है। इसलिए यहाँ पर यह सवाल उठता है कि पीपल्स पार्टी के फॉर्म 47 के ताने विफाक में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद को खतरे में डाल सकते हैं, और क्या आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पुराने इत्तेहाद के खात्मे और एक नई सियासी सफबंदी की बुनियाद बन सकते हैं। ये हमारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर डिस्कशन होगी। साराना साहब आपसे, माजिद निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन करें खालिद अजीम साहब। साराना साहब, एक वाकई यूँ कह लीजिए कि तूफ़ान सा मच गया है मोहसिन नकवी साहब के बयान के बाद, और मैं सिर्फ मोहसिन नकवी साहब के बयान की बात नहीं करूँगी। कल जब DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनके साथ जब सवाल जवाब का सेशन हुआ तो उस दौरान उन्होंने भी चंद बातें की, जिसमें उनका एक जुमला था कि गुड गवर्नेंस के बगैर मुल्क के मामलात हल नहीं हो सकते। फिर साथ उन्होंने पाकिस्तान की आबादी का भी हवाला दिया कि इस वक्त 4 सूबे तश्कील पाए गए, उस वक्त से लेकर अब तक हमारी आबादी का तनासुब कितना बढ़ चुका है। तो उन्हें भी इस तरह की कोई ना कोई कमी महसूस होती है कि हमारे यहाँ तंजीमी ढांचा जो है वो शायद कि तब्दील होने की ज़रूरत है। लेकिन ये भी कहा कि ये मोहसिन नकवी साहब की अपनी ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन गुड गवर्नेंस का मामला तो है ही। अब हम ये कह सकते हैं कि कल की इस स्टेटमेंट के बाद वो जो हम नए तंजीमी ढांचे के हवाले से, चाहे वो सूबों के हवाले से हों या डिविजन्स के हवाले से हों, जिस मर्जी तरीके से वो तश्कील पाए जाएं, कहीं ना कहीं एक बैकिंग मौजूद है और अब रियासत चाह रही है कि हम एक नए निज़ाम की तरफ जाएं। अच्छा, देखिए ये ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ कि ज़रियाब की जो बातें हैं ये इनकी ज़ाती राय है, लेकिन क्या ठीक ही रही है, ठीक है ना। उन्होंने कल कहा तो यही कि जी उनकी ज़ाती राय, लेकिन कहा उन्होंने यही कि जो वो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। अब आपने उनके सारे जुमले दोहराए, लेकिन सबसे तगड़ा जुमला है
कि अब कुछ करना होगा, अब कुछ करना पड़ेगा। अच्छा। तो अब ये इससे बहुत सारे मेरे जहन में सवाल पैदा हो रहे हैं कि ठीक क्या है। करना पड़ेगा, हाँ। कौन करेगा, हाँ। कैसे करेगा, ठीक है ना। अगर हमने अत्तार के लौंडे से दवाई लेनी है और इसी सिस्टम से कहना है ठीक करे, तो ये तो फिर सिस्टम जब कोलैप्स कर गया तो उस सिस्टम से कैसे आप कोई अच्छा कुछ ले सकते हैं। सही। दूसरी बात ये है कि आपने सिस्टम के कोलैप्स होने से क्या मुराद ली जाए, मतलब यानी कि जो हुकूमत है उसकी नाकामी है, या वो सिस्टम जो हमारा जमहूरी सेटअप है, या जो एक ओवरऑल हमारे यहाँ पार्लियामेंट है वो सिस्टम कोलैप्स कर गया है? देखिए, मैं हूँ, खालिद साहब हूँ, माजिद निज़ामी, हम एक अरसे से ये कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि माजिद भी मुझे इसे सेकंड करेंगे कि ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा। अब सिस्टम से क्या मुराद है? सिस्टम से मुराद है वो कंपोनेंट जो रियासत चलाते हैं। भाई इस हुकूमत से हमें किसी भी हुकूमत से ये उम्मीद होती है कि भाई वो कोई हमारे लिए बेहतरी करेगी। फिर इसके बाद अदालतें, हम उनसे ये तवक्को रखते हैं कि वो इंसाफ करेंगी। फिर इसके बाद हम मीडिया से ये तवक्को रखते हैं कि वो अवाम का सही चेहरा दिखाएंगे। इदारों से ये तवक्को रखते हैं कि वो उनकी जो आइन ने उन्हें वो दिए वो उसके मुख्तसर ये कि आपके मुताबिक सिस्टम में खाली फिर सियासी जमातें तो नहीं आई ना, फिर तो तमाम इदारे आगे। देखें, बात ये है कि मैं बार बार पिछले कई दिनों से अब एक ही बात कह रहा हूँ कि दुनिया में, पूरी दुनिया में जो कामयाब अक़वाम हैं उनमें सबसे अहम बात है उसके मुल्क, उस ज़मीन पर रहने वाले आम इंसान का मैंडेट, वो वोट जिससे रियासत ने चलना है। ठीक। 8 फरवरी को जब लोगों ने एक राय दी तो मुझे नहीं समझ आई कि उस राय को रद्द करके हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें हमने उन लोगों को चुन चुन के बिठा दिया जो अदालतों को मतलूब थे, या जिन पे अदालतों में मुकदमात चल रहे थे, या माजी में जिनके ऊपर करप्शन के इल्जामात लगे थे। तो उन्होंने कैसे डिलीवर करना था? उनके पास कौन सी ऐसी चाबी थी जिससे वो उन्होंने मसाइल के ताले खोल देने थे? आज पाकिस्तान के ऊपर कर्जे इतने बढ़ गए हैं कि 25 से 30 बिलियन डॉलर हमें सालाना चाहिए उन कर्जों को मैनेज करने के लिए। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो नीचे से नीचे आ रही है, इंपोर्ट ऊपर चल जा रही है, हमारे कारखाने बंद हो रहे हैं, हमारे जो सनतकार हैं वो कहीं और जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अवाम हमारी बेहाल हुई हुई है, कई अरबों की गाड़ियां लोगों के लिए खरीदी जा रही है। तो ये सिस्टम तो कोलैप्स कर गया। ठीक है, ठीक है। एक सवाल ये भी है खालिद अजीम साहब के नए सिस्टम में भी यही चेहरे होंगे ना? ये तो नहीं होगा, देखें किसी के पास सदर का ओहदा होगा, किसी के पास वज़ीर आज़म होगा, वल्लाह आलम ये सदर और वज़ीर आज़म वाला सिस्टम होता भी है या नहीं होता, लेकिन कोई गवर्नर होगा, कोई कहीं ना कहीं किसी सूबे का वजीर होगा, लेकिन चेहरे तो फिर वही होंगे। इन्हीं चेहरों के साथ नया सिस्टम कैसे कामयाब ठहराएंगे? और दूसरी एक राय ये भी है एक आम आदमी की हैसियत से कि सर रेफरेंडम होगा अवामी तौर पर, या फिर कोई नई आईनी तरमीम लाई जाएगी? क्या नई आईनी तरमीम के सहारे कोई नया सिस्टम हम अफोर्ड कर सकते हैं? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि ये सिस्टम है भी, क्योंकि ये अक्सर बेशतर ये कहा जाता है कि ये सिस्टम नहीं, ये बंदोबस्त है जो हर कुछ अरसे के बाद जो है वो तब्दील कर दिया जाता है, और बंदोबस्त करने वाले जो हैं वो कोई किसी नए बंदोबस्त के साथ, नए चेहरों के साथ कोई और अंदाज इख्तियार करके हमें वो बिठा देते हैं, सारे के सारे पब्लिक को एक खामोश करवा देते हैं कि भाई यही वो हल है, यही वो नुस्खा है जिससे आपकी तमाम बीमारियां जो हैं उनको हल होगा। दूसरा एक क्वेश्चन और है कि मोहसिन नकवी साहब बेचारे जो हैं वो खुद इसी सिस्टम की पैदावार हैं। वो कहाँ से आए और उनको किस ने जो है वो इन इतने ऊंचे मनासब में, क्या उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? यानी वो अचानक इमर्ज करते हैं और वो वज़ीर आला पंजाब बना दिए जाते हैं निगरान, उसके बाद वो नागुज़ीर हो जाते हैं इस बंदोबस्त के लिए, और उनको जो है वो फेडरल बंदोबस्त में लाया जाता है और यहाँ पे उनको सेंटर बनवा के। सर कल तो राना सनाउल्लाह साहब ने उन पर तनकीद करके इस मामले पर इब्तिदा कर दी है ना अपनी पार्टी की तरफ से। उन्होंने कहा कि 30 साल का सफर 3 साल में तय करके कह रहे हैं कि सिस्टम नाकाम हो चुका है। हमसे पूछे, जरियाब देर लगी उनको आने में, शुक्र है फिर भी आए। तो राना साहब
तो मैं समझता हूँ कि इतनी तवील खामोशी, कब्रिस्तान जैसी खामोशी, कि वो बिल्कुल चुप करके बैठे रहे सारी हुकूमत इस पे। तो देखिए, वो एक तरह से मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने इस सिस्टम में, अगर आप इसको सिस्टम कह लें, इसके अंदर रहते हुए एक तरह से मैं समझता हूँ कि खुदकुश हमला किया है, बल्कि बम फोड़ा है। और उसके बाद जो है वो एक बिल्कुल सकूत है, कहीं से कोई उसके ऊपर जो है वो रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा। और आपने चूंकि बात की DGIS-PR की, देखें उनमें 2-3 चीज़ें जो हैं उनको बिल्कुल आप रिलेट करके जो है वो देखें। पहली बात तो ये, उन्होंने ये कहा कि अगर मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के मसाइल हैं तो उसकी वजह ये है कि गुड गवर्नेंस नहीं है, और हम ये कहते आ रहे हैं। उन्होंने वो 14 नुकाती जो नेशनल एक्शन प्लान है वो भी दिखाया और कहा कि जो पहला नुक्ता है इस पर हम काम कर रहे हैं, और बाकी 13 नुकात जो हैं वो हुकूमतों ने करने थे और उस पर अब तक कुछ नहीं हुआ। ये भी एक तरह से मैं ये समझता हूँ कि एक चार्जशीट है। मोहसिन नकवी साहब ने थोड़ी सी ये जहानत का मुजाहरा ये किया कि उन्होंने जो मौजूदा सेटअप है खाली उसी की बात नहीं की, उन्होंने 70 साल को लपेट लिया इसमें। ठीक। और उसमें उन्होंने ये सारी बात की। अब मैं ये समझता हूँ कि इस पे ये चूंकि ये ऑफिशिएट हो चुका है, इस पे कोई ऑफिशियल वर्जन आना चाहिए था। ठीक है। अब मुझे नहीं समझ आती कि अतात आरड़ साहब जो है उन्होंने क्यों इसमें खामोशी सर, इख्तियार शायद की अभी है। पाकिस्तान अब बात- मुस्लिम लीग नून अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करने में मसरूफ होगी ना। अभी तो वैसे भी आपको पता है कल आजाद कश्मीर के इलेक्शन का दूसरा मरहला है, तो सिर्फ वो लोग वहाँ पे खासे बिजी हो हैं। सकता है मियाँ ये आप- साहब जो आप- है आप- खालिद आप- साहब, हो सकता है मियाँ साहब डिजाइन कर रहे हो जवाब। पहले उन्होंने डिजाइन की थी जंग, तो अब हो सकता है जवाब भी डिजाइन हो रहा हो। चले, वो उनके डिजाइनर, उनके ड्राफ्ट्समैन और बहुत से हैं जो बैठे हुए, मुमकिन है उनको अभी तक कोई नुक्ता सूझना ना हो कि क्या इसको करना है। अब निज़ाम में क्या तब्दीली लानी, ये एक अलग चीज़ है। रेफरेंडम की बात आपने की, रेफरेंडम की बात आपने की है, उसमें थोड़ा सा उसकी जो लीगल पोजीशन है वो ज़रा मैं आपसे ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि अगर कोई भी रेफरेंडम करवाना हो तो आइन के आर्टिकल 48(7) के तहत अब इसका इख्तियार जो है वो प्राइम मिनिस्टर को है। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये अभी तक इसको रखा हुआ उन्होंने, रेफरेंडम वाला मामला जो है उसको रखा हुआ उन्होंने, वही जो सदर का बाब है जो आर्टिकल 41 से लेकर आर्टिकल 49 तक का है उसके अंदर ही रखा हुआ है। लेकिन ये इख्तियार जो है वो प्राइम मिनिस्टर का है, जो कि अगर चाहे तो फिर वो कोई ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करके उसके बाद पार्लियामेंट के चले सेशन को डिटेल वो आपका आगे तजिया खालिद अजीम साहब, मुझे आगे बढ़ने दे। मैं नेक्स्ट सेगमेंट में भी जरा इस मामले को कंटिन्यू रखूंगी। माजिद हमीद साहब, यहीं से कंटिन्यू करूंगी जहां से खालिद अजीम साहब ने छोड़ा है, रेफरेंडम या फिर आईनी तरमीम। मुझे इस वक्त दाग दहलवी का एक शेर याद आ रहा है इरशाद कि वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं ये काम किसने किया है, ये काम किसका था। मसला ये है कि कल या परसों स्टेज पे जितने भी लोग थे वो इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, और सबसे पहले तो उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो जो 4 साल से एक ढोल पीटा जा रहा है कि जी हाइब्रिड निज़ाम बहुत बेहतरीन चल रहा है और हाइब्रिड प्लस है और इसके अंदर कोई रंजिश, कोई आलाइश मौजूद नहीं है, तो वो पहले तो उसको ऑडिट होना चाहिए ना कि वो 4 साल का हाइब्रिड निज़ाम कहाँ गया, उसके सम्राट जो हमने समेटने थे और दुनिया पूरी बदल जानी थी वो मामला क्या हुआ। दूसरा फिर ये है कि जिन्होंने ये तकरीर की है मोहसिन नकवी, उनको अपनी मिनिस्ट्री का जवाब देना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर के अंदर उन्होंने किस हद तक जो है वो काम किया है और उनकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है, जो इस वक्त सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये तमाम बातें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि एक नए सेटअप की या एक नई सोच की राह हमवार की जाए, और ये बड़ा पुराना मामला है। हर 5-10 साल बाद ख्याल आता है कि नहीं, चीज़ों को बेहतर करना चाहिए और एक नया आइडिया जो है वो सोचा जाता है। इसलिए इसमें 2 जो चीज़ें हैं वो देखने वाली हैं। एक तो ये है कि इस्लामाबाद, उसकी लाखों में आबादी है। अगर आप ये कहते हैं कि जी छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए, तो इस्लामाबाद में जो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, या मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ पे कोई ऐसा फ़कीदुल मिसाल काम किया है तो वो हमें बता दें। वो अपने मुंह से खुद ये इकरार कर चुके हैं कि सीडीए में अगर मैंने भी काम करवाना हो, उन्होंने बढ़ा दी, यहाँ पे दरख्त बिल्कुल ही खत्म कर दिए हैं, कुछ इस किस्म के काम जरूर तो किए सीडीए में वो खुद कहते हैं जी अगर काम किसी ने करवाना हो तो वो लाखों रुपया देगा तो काम होगा। तो मसला ये है कि जब तक आपकी नापायदार गैर मुस्तहकम पॉलिसीज़ होंगी, नाअहली होगी, बददियानती होगी, करप्शन होगी, तो आपका यूनिट बेशक लाहौर की कोई तहसील हो, यूनियन कौंसिल हो
या आपका यूनिट पूरा पाकिस्तान हो, मसला जूं का तू रहेगा। 40 से 45 लाख की आज़ाद कश्मीर की आबादी है, उसके हालात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मामला इस वक्त मेरा ख्याल है कि आपकी इंटेंट का भी है, आपकी कैपेसिटी का भी है, आपकी नाअहली का भी है। जब तक इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे तो ये इस तरह के जो आइडियाज़ हैं, ये फ़ाइलें बनती भी हैं, ये दराज में रख भी दी जाती हैं, फिर दोबारा निकाल ली जाती हैं, तो ये तो सिस्टम में चलता रहेगा। तो रेफरेंडम या आईनी तरमीम किस उससे आप ये चीज़ें जो है ना वो इम्प्लीमेंट होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, उसमें तो बड़ी सादा सी बात है कि जो कन्वीनियंट होगा उससे काम ले लिया जाएगा। ये वो असम्बली है जो 8 फरवरी को 2/3 मेजॉरिटी में नहीं थी, लेकिन फिर कुछ ऐसे करिश्मे हुए कि यही असम्बली जो है वो 4-6 महीने के अंदर 2/3 मेजॉरिटी में हो गई। तो तरमीम करना भी कोई मसला नहीं है, रेफरेंडम करना मसला नहीं है। बुनियादी चीज़ ये है कि ये जो नया सिस्टम है, इससे पहले आपको पुराने सिस्टम का हिसाब देना होगा, और वो हिसाब जब तक नहीं देंगे, नए सिस्टम की बुनियाद आप कायम नहीं कर सकते। चलें, आपने गुफ्तगू को मुख्तसर रखते हुए ये ज़रूर कहा है कि तरमीम करना कोई मसला नहीं है, वो तो किसी भी वक्त हो सकती है। मेरा सवाल ही यहाँ से होता है कि कैसे होगी पॉसिबल? नून लीग राज़ी होगी इसके ऊपर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर राज़ी होगी? वो पार्टी जो कि 6 नहरों के हवाले से इतनी सीखपा हो चली थी, वो अपनी पावर शेयरिंग कैसे करेगी, जिनको इतने सालों से, इतनी दहाइयों से एक सूबे में जो है ना वो रूल करने की आदत है? एक ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे। स्टेट वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, तरमीम करना मसला नहीं है, तरमीम की जा सकती है, सीटें मौजूद हैं और बहुत सारे मामलात मौजूद हैं, लेकिन ये जो तरमीम जिस मामले पर आकर या जिस चीज़ के लिए की जा रही है वो तो नाकाबिल कबूल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी। और ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जिनको हर एक नई तरमीम का सेहरा जाता है और जो वो अलम उठाए, मतलब हमें सबसे आगे लीड करते हुए नजर आते हैं, वो तो खुद इस वक्त हुकूमत से और सिस्टम से खासे नाराज़ हैं। तो राना साहब, ये फिर सब कुछ होगा कैसे? और जब हम लोग सिस्टम को रीसेट करने के लिए बात करते हैं तो सर रियासत के पास ऑप्शंस क्या क्या मौजूद हैं? मतलब किस किस्म का निजाम लाया जा सकता है? तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? न था रकीब, तो आखिर वो नाम किसका था? तो शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप जी वो, मगर ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? तो जो ओले में चीज रख रहे हैं वो चले, कोई बात नहीं, वो वक्त के साथ वो हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक FIR कट चुकी है। अच्छा, जिम्नियां लिखी जा रही हैं, जिम्नियों में करप्शन, नाअहली, लूट मार और क्या नाम है कौमी वसाइल का बेजा इस्तेमाल और ज़ाती नमूदो नुमाइश, ये सब चीज़ें उसमें लिखी जा रही हैं। अब नहीं, कुछ दिनों बाद आपको ये FIR अवाम में लॉन्च होती नज़र आ जाएगी। अच्छा, उसकी बेचैनी अब आपको नज़र आनी शुरू हो गई है। कहीं ख्वाजा आसिफ बोलेंगे, कहीं राना सनाउल्लाह बोलेंगे, अभी कुछ और लोग भी बोलेंगे, लेकिन इसमें आप देखिएगा पीपल्स पार्टी बिल्कुल शांत रहेगी। ये मेरा एक, मुझे सहाफती मेरा वो है कि जो एक दिन पहले, इजाजत दे तो मैं एक जुमला ऐड कर दूं आप ही के तज्जिए के लिए। आपने कहा ना कि अवाम में ये FIR लॉन्च होने जा रही है। इससे पहले राना साहब मोहसिन नकवी साहब की बातों पर एक जवाब देते उन्होंने कहा है कि हमें ना डराया जाए कि कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो संभाले नहीं जाएंगे, हम इन कॉकरोचों को अच्छे तरीके से संभाला हुआ है और अब यही कॉकरोच बातें कर रहे हैं कि चोर दरवाजे बंद किए जाएं। अच्छा, कल ये कॉकरोच थोड़े से नजर आए हैं। कहाँ? कश्मीर के हक में एक लाहौर में मुजाहरा हुआ है, सही, इस्लामाबाद में F10 में भी हुआ, और कॉकरोचों को उठा के पुलिस प्रिजन वैन में डाल के ले जाया गया। शायद यही इंतजाम है इनके पास। लेकिन मैं इन सारी बहसों से निकल के ना ज़रियाब साहिबा एक सिर्फ बात कहूँगा, इस सारे निज़ाम में अवाम की बेहतरी के लिए कोई बात कर रहे हैं, सिस्टम बदलेगा, कोई और चेहरे आ जाएंगे। आप सॉरी, आई एम सॉरी माजी साहब का, 1 मिनट में उनके हिस्से का मैं ले रहा हूँ। एक गधा था, उसके ऊपर ना मक्खियाँ बैठी हुई थी, तो वो जख्म खा रही थी उसका। एक आदमी गुजरा, उसने ना तरस खा के मक्खियों को उड़ाया, गधे ने उसे दुलत्ती मार दी। उस आदमी ने कहा, यार मैंने तेरे जख्मों से मक्खियाँ उड़ाई, तूने मुझे दुलत्ती मार दी। उसने कहा तूने मेरे पे जुल्म किया है। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा ये मक्खियाँ खा खा के रज गई थी, अब नई मक्खियाँ बैठेंगी, अब नई मक्खियाँ जख्म खाएंगी। अगर आपने इन लोगों को हटा के और ताश के 52 पत्ते, पंजे छिक्के सत्ते उन्हें फेंटे जाए, तो वह गड्डी आपके हाथ में है
कभी गुलाम ऊपर आ जाएगा, कभी बेगम ऊपर आ जाएगी, कभी किसी जोकर को ऊपर ले आएंगे आप। अगर आपने इन 52 पत्तों से खेलना है तो खेलते रहें। अवाम को इसमें कुछ नहीं मिलेगा। अवाम को तभी मिलेगा जब आप अवाम के मैंडेट का एहतराम करेंगे, और अवाम के मैंडेट का एहतराम यह है कि कोई ऐसा निजाम काबिल कबूल नहीं होना चाहिए जो अवाम की मर्जी के बगैर आए। सही। माजिद निजामी साहब, मेरा वही सवाल मैं फिर से दोबारा दोहराऊंगी कि हम जब निजाम की तब्दीली की बात करते हैं तो उससे क्या मुराद दी जाती है कि आपने ये तो नहीं करना कि एक जगह छोड़कर आप दूसरी जगह के मकीन बन गए। सर, यहाँ तो पूरा ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम है हमारा, जो हमारा आईनी ढांचा है, जो हमारे इदारे हैं, सर ये तमाम चीज़ें फिर उसमें आएंगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ सूबे का वज़ीर आला चेंज हो गया या एक सूबे में से 2 सूबे कर दिए आपने, आधे लोग इधर भेज दिए, आधे लोग। अदालतें हैं, अदालतों की डिवीजन है, कौन सी अदालत, कौन सी कचहरी, कौन सा जिला किसको लगेगा। सही, तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। जी बिल्कुल है, और उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जब कोई भी सूबा या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनता है तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हाउस भी बनेगा, वहाँ गवर्नर हाउस भी बनेगा, चीफ सेक्रेटरी हाउस भी बनेगा। वो जो 10 मजीद अदालतें हैं, ये एक बड़ा एक्सपेंसिव मामला है। यहाँ पर हम लोग पेट्रोलियम लेवी को रो रहे होते हैं, हम इतने वसाइल सर कहाँ से इकट्ठे करके देंगे इन अशराफिया को। तो उसमें इशू ये है कि इसका जो एक ऑल्टरनेट हो सकता है वो ये कि आप लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करें, और वहाँ से जो यूनियन काउंसिल लेवल का मसला है उसको डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हल कर दें और उनको इतनी ताकत दें। लेकिन चूंकि ये हो नहीं रहा, हमने इंडिया में और अफगानिस्तान में हमने इस चीज़ को देखा है। अफगानिस्तान के अंदर तो कोई बड़ा यूनिट है ही नहीं, वहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डिवीजन को ही अपना सूबा बनाया हुआ है और उसके हिसाब से वो बात करते हैं। लेकिन इंडिया में इस चीज़ पे काम हुआ कि 1947 में जब हमारे 4 सूबे थे, उनके तकरीबन 17 थे। अब ये है कि वहाँ पे 28 सूबे हैं, 8 उनकी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो तकरीबन 34 उन्होंने अपने सूबे डबल कर लिए वक्त के साथ साथ। लेकिन यहाँ पे क्या मसला है कि यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ कि नीयत का मामला है, कैपेसिटी का मामला है, अहलियत का मामला है, तो वो फिर यहाँ पे आता है। मिसाल के तौर पर सूबा बहावलपुर, आप 1970 में जब 1 यूनिट टूटा है, आपने नहीं बहाल किया। अब हालत ये है कि पिछले 55 साल में बहावलनगर, बहावलपुर, रहम यार खान 3 ज़िले हैं, पूरे पंजाब के ज़िलों में इजाफा हो गया, डबल हो गए, लेकिन वो 3 के 3 ज़िले 55 साल से चल रहे हैं। तो अब इसका डायरेक्ट ताल्लुक बदनीयती से, नाअहली से, बददियानती से है। तो अगर ये चीज़ रहेगी तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। और अगर वही लोग होंगे, आप ये चाहते हैं कि जी 4 चीफ मिनिस्टर से आपको डील करना पड़ता है, तो आप उनकी जगह 8 कर लें, 16 कर लें, तो मसला ये है कि मामला तो जूं का तू रहेगा, उसको फिर किस तरह से ठीक करना है। उल्टा ऐसा लगता है जैसे मसाइल और बढ़ जाएंगे। आप किस किस को राजी करेंगे, आप किस किस को खुश करेंगे। खालिद अजीम साहब, पावरफुल लोकल बॉडीज का एक्टिवेट होना क्या इस डिविजन्स या इंतजामी यूनिट्स या सूबाई नए सूबों के हवाले से एक मुतबादिल हो सकता है? क्योंकि सूबों के हवाले से तो नहीं लगता कि पार्टियां राजी होंगी। शायद ये जो फाल बल्दियाती निज़ाम हो उसके ऊपर हमें सब एक पेज पे नजर आए। आप जिस ख्वाहिश का इजहार कर रही हैं ना, वो मैं समझता हूँ कि नातमाम चली आ रही है खासे अरसे से। अगर कहीं जब कभी भी बल्दियाती इदारे बने हैं, वो आमतौर पे डिक्टेटर्स के दौर में बने हैं, और वो उसको अपने इलेक्टोरल कॉलेज के तौर पे यूज़ करते हैं। अयूब खान साहब ने तो बराह रास्त उसको इस्तेमाल किया अपने इलेक्टोरल कॉलेज के तौर पे, लेकिन उसके बाद ज़िया साहब ने और परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं, उन्होंने उसको बिलवास्ता तौर पे अपनी स्ट्रेंथ समझा। इसके अलावा जो जब भी अभी जमहूरी दौर आया है, तो फिर हमने शाज़ ही देखा है कि कहीं पे कोई बल्दियाती सिस्टम जो है उसको बनाया जाए। लेकिन वाक़तन हाल ही ये है, आप देखें अगले दिन जब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनको मोहसिन नकवी के बयान पे तबसरा करने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसका हल ये है कि हम लोकल बॉडीज़ का सिस्टम जो है उसको बेहतर बनाएं। यानी समझते वो इस बात को हैं, लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। उसकी वजह है कि इसका नाम है डेवोल्यूशन ऑफ पावर, और पावर छोड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। इसार राना साहब पहले बात कर रहे थे कि जी लोगों की अवेलेबिलिटी, लोगों को जो है वो अपने अपने मसाइल के हल के लिए लोगों जो मुतल्लिकीन हैं उनसे बात करने का मौका वो सबसे ज़्यादा आसानी से दस्तयाब होता है अगर वाक़तन कोई बल्दियाती निज़ाम मौजूद हो और उसके लोग जो हैं वो बाइख्तियार हों। ये तो बिल्कुल अपनी जगह पे है, लेकिन देखें इसमें हम जो पिछली बहस कर रहे हैं उसमें इस चीज़ को भी पेश नज़र रखने की ज़रूरत है कि इस वक्त जो चीज़ दिखाई जा रही है हमें, वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस द पॉलिटिशियन सिटिंग इन द प्रेजेंट सिस्टम, ये हमें दिखाया जा रहा है। तो जब कभी उन्होंने करना है तो उसका जितना आईनी प्रोसेस है, चाहे वो आईनी तरमीम का मामला हो, चाहे वो रेफरेंडम का हो,
वो इन पॉलिटिशियंस की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। और या तो फिर एक कहा जाता है, वो मुझे याद है अच्छी तरह से, एक कॉलमिस्ट जो है उन्होंने टिक्का खान के हवाले से ये लिखा था, जनरल टिक्का खान के हवाले से, कि अयूब खान उनको एक ऐसा बॉय स्काउट समझते हैं जो हर फरीज़ा ये सोचे बगैर सर अंजाम दे देता है कि इसके नताइज क्या होंगे, उसको हुक्म हुआ तो वो कर देता है। इस किस्म की सिचुएशन यकीनन हमें नज़र आती तो है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और जिसको वो 1 पेज कहा जा रहा है। लेकिन जब मामला अपने चलिए पेट पे इसको लात थोड़ा करने का प्रिसाइज होगा, रखते हैं, मैंने ब्रेक की तरफ भी जाना है। ये जो 1 पेज वाली एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, इस पेज में कुछ छेद पड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगी ये पेज फटने वाला है, ये फट चुका है, लेकिन कुछ आपको नजर आ रहा है ये पेज। इसमें अलीम खान इससे पहले कह चुके हैं जी, जी, 12 जी। सूबे होने चाहिए और हर सूबे को 3 हिस्सों में जो है वो आप उसकी जोग्राफियाई हैसियत में ठीक है। तकसीम कर दें, नया नाम कोई ना दे। लेकिन ये इसमें तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये मैसेज किसी और जगह का था, और जिसको जो है वो दाग की गज़ल के अंदाज में जो है इसार राना साहब ने, माजिद निज़ामी साहब ने कन्वे भी किया है कि ये पैगाम अगर जिनका है वो मौजूदा पॉलिटिशियंस के लिए है, तो जो मौजूदा पॉलिटिशियंस हैं क्या वो उसको ठंडे पेटों बर्दाश्त कर लेंगे या फिर वो घर जाना पसंद करेंगे? चले, इसके ये अलावा पहला और कोई पहला ऑप्शन मौका नहीं। आया है जो हम मौजूदा पॉलिटिशियंस के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पर वो इस लड़ाई को दूर बैठ के इंजॉय कर रही है या इस लड़ाई में कूदती है और अपना हिस्सा निकालती है, क्या करती है? ब्रेक के बाद आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि सुनने में आ रहा है JUI से रब्ते किए जा रहे हैं PTI की तरफ से, और फिर कल तो वैसे भी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का दूसरा मरला है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। ऐसे जब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से बातचीत होती है ना, तो हम देखते हैं कि हर कोई हमें सीखपा नजर आता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। हाल ही का सईद गनी साहब की एक मीडिया टॉक थी, जिसको मैंने प्रोग्राम के आगाज से पहले उनके चंद जुमले लिखे। उन्होंने कहा कि बच्चा जानते हैं 2024 का इंतखाब नून लीग ने बुरी तरह से हारा। शर्जीरी नाम मेमन साहब वो भी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का ताना देते हुए नजर आते रहते हैं। जुमेरात के रोज से एक उसका आगाज हुआ था मुज़ाकराती दौर का, दोनों इन फ़िरक़ैन के दरमियान के मामलात में थोड़ी सी बेहतरी लेकर आई जाए। 4 अदवार हुए हैं और सुनने में ये आ रहा है कि चारों के चारों बेसूद बेनतीजा खत्म हुए हैं। मतलब तलखी जो है और एतराज़ात जो हैं पीपल्स पार्टी के, वो अपनी जगह आप बरकरार हैं। अब कल होने जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात, तो राना साहब 12 नशिस्तों पर कल वोटिंग होगी। आपको लगता है पीपल्स पार्टी इनको तस्लीम करेगी? और फिर जिस तरीके से अब एक नया स्टेज इंतजामी यूनिट्स का हम देख रहे हैं, यहाँ तो जाहिर सी बात है फिलहाल आईनी ओहदे ज़रूर हैं, लेकिन सिस्टम में उस हद तक बेनिफिशियरी हम नहीं कह सकते जितने कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमें नजर आती है। नहीं, क्यों बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत नहीं है, ठीक, सिंध में उनकी हुकूमत नहीं है। सिर्फ विफाक की हद तक बात कर रही थी। नहीं, विफाक क्या है? विफाक की तो पोजीशन ये है कि पंजाब में विफाक के वजीर आजम का पोस्टर में कहीं एक दफ़ा तस्वीर नहीं लगती, तो सूबे इसका मतलब है खुद बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, तो विफाक की उन्हें ज़रूरत नहीं है। तो सिंध और क्या नाम है बलूचिस्तान जिस जमात के पास है वो स्टेक होल्डर क्यों नहीं है? उसके बाद हुआ क्या फॉर्म 47 की गूंज दोबारा सुनी आपने? क्या पीपल्स पार्टी के मुंह से और 2024 के इलेक्शन की तो सारी वो वाली बातें नहीं जो PTI वाले करते थे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अब अगर पीपल्स पार्टी को एतराज होगा ना, तो वो था कि वो ख्वाब थे ही चंबेलियों से, तो सब ने हाकम की बैयत कर ली, फिर इन चंबेलियों से जो सांप निकले तो लोग समझे। जब ताड़ी अपनी वारी आई ना, फिर तनु याद आया कि ओह, जब 2024 के अंदर ये सब कुछ हुआ आपकी आंखों के सामने पीपल्स पार्टी साहब, और आपने उसके मज़े भी लूटे, आपके अबू भी उसमें बन गए, आपकी हुकूमतें भी बन गई, आपका चेयरमैन सेनेट भी बन गया, डिप्टी स्पीकर भी बन गया, तब तक ठीक था। जब कश्मीर में बकौल आपके वोटों पे डाका पड़ा तो आप चीख पड़े। यानी इतनी डेमोक्रेसी है आप में। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं हमारे पास सबूत हैं, हमारे साथ जो मीटिंग्स हुई हैं इनकी मुजफ्फराबाद में, हमने वो सबूत दिखाए हैं। नहीं, वो दिखाए होंगे, लेकिन परसों कायरा साहब और राना सनाउल्लाह जिस तरह कह मार के जफ्फियां डाल रहे थे, मुझे वो सबूत नजर आ गए थे। अच्छा। उनके कहकों में नजर आ गए थे, उनके जुमलों में नजर आ गए थे। पीपल्स पार्टी को इस बात पे कोई एतराज नहीं है कि 2024 में करप्शन वो रिगिंग हुई। उन्हें एतराज ये है कि साड़ी वारी क्यों हो रही है, हमारी दफा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो ये समझ रहे थे कि कश्मीर जायज में मिला हुआ है हमें, ये हमारा है गिलगित बल्तिस्तान के बाद। उन्हें क्या पता था बड़े भैया बैठ जाएंगे जाके। बाय द वे ये पॉपकॉर्न मोमेंट है PTI के लिए? नहीं, PTI का देखे जहां तक मामला ना, PTI ने जितनी की मार खानी थी ना वो खा ली।
अच्छा, अब वो तमाशाइयों में होगी। तो ठीक है ना? पॉपकॉर्न मोमेंट ही हुआ ना सर। मैं वो अर्ज करना चाह रहा हूँ कि पीटीआई तमाशाइयों में होगी, उसे कोई रिलीफ शलीफ नहीं मिलने जा रहा है, ये बात ज़हन में रखें। हालांकि सर मेरी बात सुने, रिलीफ शिलीफ मिलता है या हासिल किया जाता है? स्ट्रेटजीज भी तो होनी चाहिए ना जमातों के पास। स्ट्रेटेजी कोई नहीं होती, जिन्होंने देना होता है उनकी मर्जी होती है, देने वाले की अता है। हाँ, बस ये एक मेरा जुमला है, मेरी राय में हाँ। अगर इस सिस्टम को बदलना चाह रहे हैं कुछ लोग, और वो ये भी चाहते हैं कि उन्हें अवाम की तायद और हिमायत हासिल हो, तो इस बार वो पीटीआई से सुलह कर लें, और पीटीआई अगर उनके साथ अवामी तायद के साथ खड़ी होगी तो कम ठीक हो जाएगा, नहीं तो कुछ भी अच्छा, करने नहीं पीटीआई ठीक से होगा। सुलह करने की बातें सिस्टम वाले तो फिलहाल करते हुए हमें नजर नहीं आ रहे। खालिद अजीम साहब, मुझे वो साहब याद नहीं आ रहे हैं, मैंने किस प्रोग्राम में उनको गुफ्तगू करते हुए सुना, पर उनकी गुफ्तगू का हवाला ये था कि अगर आज पीपल्स पार्टी को अगर इतने सारे एतराज़ात हैं इलेक्शंस के नताइज के ऊपर और वो तलखियाँ भी इनकी बरकरार हैं, वो अगर आज खुद को इस हुकूमत से अलहदा करते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच सकती है कि उनके साथ चला जा सकता है या नहीं। तो आपको लगता है कि नून लीग से दूरियां और पीपल्स पार्टी की पीटीआई से कुर्बतें, इसमें थोड़ा इजाफा हो रहा है? 2024 की जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें बिलावल भुट्टो साहब की तकरीरें जो हैं वो निकाल के देख लें, आपको पता चलेगा कि वो कितना, उन्होंने पीटीआई पे इतने बरसते नहीं रहे जितना उन्होंने मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया था, उसकी क़यादत को टारगेट किया था, और उनके बारे में अपनी पैदाइश से पहले तक के जो वाक़यात हैं उनका भी उन्होंने तज़किरा कर डाला। इस तरह पर जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हो रहे थे तो उनके लहजे में उसी अंदाज की तलखी थी। अब थोड़ा सा मामला बिल्कुल यही है, ये जिस अंदाज में इसार राना साहब ने कहा कि वो समझते कि उनको जहेज़ में मिला हुआ, और आपको इसकी मिसाल आप इससे देख लें कि फैसल मुमताज़ राठौर जिस वक्त वज़ीर आला बने, अनवारुल हक का संगासन डोला, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो उसने बड़ी ज़िद करके और बहुत अपनी पोजीशन को एक्सप्लॉइट करके उन्होंने अपना वज़ीर आज़म वहाँ पे बनवाया आज़ाद कश्मीर में। अब भी उनकी तवक्को यही थी कि हमने गिलगित बल्तिस्तान में, बावजूद इसके कि वहाँ पे अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती तो वो जो 4 सीटें उन्होंने आईपीपी को दी हैं वो नून लीग वालों के साथ मिला के वहाँ पे उनकी हुकूमत बना सकते थे, लेकिन वहाँ पे पैम्पर किया गया पीपल्स पार्टी को। अब वो इसी तरह की तवक्को यहाँ लगा के बैठे हुए थे, ये तवक्को पूरी नहीं हुई, और वो जो एक करिश्मा साज का तासुर बिलावल के हवाले से दिए जाने की बात होती रहती है, वो चूँकि वहाँ पूरी नहीं हुई इसलिए वो इस वक्त वो बोल रहे हैं। लेकिन बात वही है, ये फेज़ जिस वक्त ख़त्म हो जाएगा तो वो पुरानी तनख्वाह पे उसी तरह से काम करेंगे। अलबत्ता देखने की बात ये है कि ये जो मैसेज आया है इस वक्त गुड गवर्नेंस के हवाले से, नए यूनिट्स के हवाले से, इस सारे ये मैसेज, मैं इसको मैसेज का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, मोहसिन नकवी साहब की तकरीर ना कहिए, ये मैसेज है। क्या उस मैसेज को कंसीव करने के लिए तैयार हैं ये दोनों बड़ी पार्लिमानी पार्टियां, मैं बड़ी पार्टियां नहीं कह रहा हूँ, बड़ी पार्लिमानी पार्टियां, और क्या वो उसको आगे लेके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए या ये जो बंदोबस्त है इसको कायम रखते हुए उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि ये दोनों पार्टियां जो हैं वो उस चीज के आगे सर न झुकाएं। अगर इन्होंने झुका लिया तो ठीक है। एक चीज जरूर ज़हन में रखिएगा कि ये सूबों की तकसीम की बात करते हैं, पीपल्स पार्टी तो कराची को अलहदा सूबा बनाने की बात जो है, और ख्वाजा आसिफ साहब मालिक साहब के शो में बैठकर ये बात कर रहे थे कि अगर इंतजामी यूनिट्स की तरफ जाया जाता है तो मैं ये चाहूंगा कि कराची और गवादर विफाक के जेर इंतजाम आए। ये भी सुन लीजिए, ठीक है। पॉइंट वो एक अलग बात है, वो कराची को कराची सूबे के तौर पे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मैं यही तो बात कर रही हूँ ना, यही तो मैं बात कर रही हूँ कि वो तो जलती पर तेल डालने वाला काम है ना। फिर ख्वाजा आसिफ साहब का जो चाह रहे हैं कि अगर ये ऐसा मामला कभी हो भी जाता है तो गवादर और जो कराची है वो विफाक के जेर इंतजाम चले जाए। बहरहाल पॉइंट आपका आ गया। मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम में ये मुमकिन नहीं है कि इन पार्टियों को नजरअंदाज करके वो नए सूबों का, नए यूनिट्स की बात हो सके। ऐसे ही है। मादनी निज़ामी साहब, मैं बात कर रही थी सेगमेंट के स्टार्ट में कि ये पॉपकॉर्न मूवमेंट लग रहा है आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, या उसने सिर्फ तमाशाई बनकर देखना ही है, या बीच में कूद के थोड़ा बहुत अपने लिए भी कुछ गेन करना है? क्योंकि ऐसा हमें कुछ नज़र तो आता नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो जो उनकी 5 अगस्त की तहरीक है उसके लिए उन्होंने PTI ने JUIF से ज़रूर रब्ता किया है। देखिए, तहरीक इंसाफ का मामला इसलिए मुख्तलिफ है कि जब हमने PDM 1 का दौर देखा है, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में जब इख्तलाफात शुरू हुए तो जगह हासिल करने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तैयार थे, और उन्होंने कुछ ऐसे इक़दामात उठाए, CBMs किए कि जिसमें
उन्होंने ये तासुर दिया कि अगर वहाँ पे कोई नाराज़गी होती है तो रिप्लेसमेंट के लिए हम मौजूद हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो चीज़ मुख्तलिफ नज़र आ रही है वो ये है कि इस सारे मसले में अगर रिप्लेसमेंट होती भी है तो वो तहरीक इंसाफ की तरफ आती नज़र नहीं आ रही, बल्कि एक टेक्नोक्रेट सेटअप या नॉन पॉलिटिकल लोग जो हैं उनकी तरफ जाएगी। वो जो हम कौमी हुकूमत का अक्सर सुनते हैं कि उससे सिमिलर कोई निज़ाम आ सकता है? सीविया भी सुना है को देखी जा रही है। देखिए, कौमी हुकूमत का मामला ये है कि ये एक बड़ी पुरानी फाइल है जिसको कुछ अरसे बाद अपडेट किया जाता है। उसके अंदर टेक्नोक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल्स जाके बताते हैं कि हम मुल्क के मसले कैसे हल करेंगे। उतनी देर में किसी सियासी जमात से बातचीत हो जाती है तो वो फाइल बंद कर दी जाती है। तो अभी इस वक्त इसके चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं कि अल्टरनेट के तौर पे तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं है। उनकी जानिब से कोई ऐसी स्ट्रेटजी प्लान नहीं की गई कि जिसकी वजह से हम ये दावा कर सकें कि हाँ, अगर वहाँ पर कोई दरार पड़ती है तो रिप्लेसमेंट के लिए तहरीक इंसाफ मौजूद होगी। तो चूँकि वो मौजूद नहीं है तो इसलिए आने वाले दिनों में अगर कोई इस तरह का मसला होता भी है तो उसमें तहरीक इंसाफ की फ़िलहाल जो हिकमत अमली है उसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि वो अपने आप को मुतबादिल के अच्छा, तौर पे मैं पेश 4-5 नाम यहाँ पे लेती हूँ। ये कुछ बड़ी शख्सियात रही हैं और हैं भी माशाल्लाह, सियासतदान हैं, लेकिन इसके अलावा भी वही बात आ गई ना कि बहुत सारे और भी लोग मौजूद हैं सर, जिनमें इस वक्त वो लोग जो सिस्टम में मौजूद नहीं है लेकिन उन्होंने बड़ा सर्व किया है। शाहिद खान अब्बासी साहब हो गए, ठीक है, अचकजई साहब हो गए, इसके अलावा मोहम्मद जुबैर साहब हो गए, फवाद चौधरी साहब जो रहे हैं फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं। आपको लगता है आने वाले सिस्टम में रियासत इनको कोई ना कोई जिम्मेदारी सौंप सकती है? देखिए, रियासत को मेरा भी नाम डाल लें बीच में, इसार राना साहब हो गए। मेरा भी नाम डाल लें। देखिए, रियासत को हर वो काम करना चाहिए जो बराह रास्त आवाम से मुंसलिक हो और अवामी उसको तायद हासिल हो। ये इस तरह के जितने भी बंदोबस्त हैं ये हमने पहले भी देखा, नाकाम हुए हैं, आइंदा भी नाकाम होंगे। उसकी वजह ये है कि आप जो आवाम का फैसला है अगर आपने उसको रिस्पेक्ट नहीं करना तो अल्टरनेट ओपिनियंस में, अल्टरनेट नैरेटिव्स में जितने मर्जी सेटअप बना लें, मसला जूं का तू रहना है। और ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो इस चीज़ की एक वाज़ेह मिसाल है कि अगर आपका प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर में 53 में से 48 वोट लेगा तो अपोजिशन किधर होगी, और वो जो वैक्यूम है वो फिर कौन पूर करेगा। अगर वो 50 में से 30 लोगों को कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर बना देगा तो वो वैक्यूम तो क्रिएट होगा, तो वो वैक्यूम कौन पूर करेगा। तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि इस तरह के जितने भी टेक्नोक्रेट सेटअप्स हैं, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, वो जब तक सिस्टम में उन्हें अवामी तायद हासिल नहीं होगी मसला हल नहीं होगा। चलें, ये एक बड़ा ही बलूचिस्तान में ऐसा हो चुका है, हाँ। बलूचिस्तान में ऐसा हो चुका है कि सिर्फ एक आदमी यार मोहम्मद रिंद जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठा हुआ था और बाकी सारे के सारे लोग जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा थे। मैंने कंक्लूजन की तरफ बढ़ना है। इसारन साहब, इफ यू वांट टू ऐड एनी कमेंट? नहीं, बस मैं यही कहूँगा, मैं तो बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि ये जो तजर्बे आप करते हैं ना, इससे मेरा ख्याल है कि हम एक दफ़ा आवाम को तो मौका दे के देखें, आवाम के हकीकी मैंडेट को तस्लीम करके तो देखें उससे पाकिस्तान में कितनी बेहतरी आती है। एक दफ़ा हम आवाम को अपने फ़ैसले खुद कर लेने दें। ठीक है, चलें जी, ये फैसला जो है वो हाथों में सौंपा जाए, बजाय इसके कि बंद कमरों में बैठकर बैठकें लगाई जाएं और आईनी तरमीम के हवाले से जो बाज़ है वो हमें आने वाले दिनों में सुनाई दे। इसका तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का दूसरा मरहला है, इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे आपके साथ कल। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।